Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you're watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we're going to discuss about scalars and vectors. When we deal with physics, there are a number of physical quantities out there. Out of these physical quantities, some of physical quantities are scalars, some of physical quantities are vectors and some of physical quantities are tensors. तो कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहेंगे, कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहेंगे या कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को हम टेंसर्स कहेंगे, तो इसके बारे में इस वीडियो में हमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दो वेक्टर में का एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है और सबसे लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, कौन से दो वेक्टर्स को हम को प्लेनर वेक्टर कहेंगे, कौन से वेक्टर्स को हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे, कौन से वेक्टर्स को हम पोलर वेक्टर कहेंगे, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब सबसे पहले शुरू करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स समझने के लिए सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज को समझना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ रफ सरफेस। On this rough surface there is a one block. इस रफ सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया like this one. अब इस ब्लॉक का मास है m. A is a total surface area of this block. Okay, A is the surface area of this block. Let us imagine that जिस वक्त हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त उस ब्लॉक का टेम्परेचर T है। ओके, T इज द टेम्परेचर। इस ब्लॉक का वॉल्यूम जो भी है, दिस वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V। इस ब्लॉक का डेंसिटी, मास डेंसिटी जो भी है, इट इज नथिंग बट द रो। ओके, सो इस ब्लॉक के ऊपर जब हम इसको सरफेस पे रख रहे हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज अ वेट which is equals to m into g. So यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का जो भी वेट है वो है w which is equals to mg। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया वेट। अब ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल क्रिएट करेगा। ओके, जो भी रिएक्शन क्रिएट कर रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, दिस इज द नॉर्मल विच इज नथिंग बट द n। नॉर्मल कौन क्रिएट कर रहा है? सब ब्लॉक के ऊपर सरफेस। ओके, तो यहां पे ये दोनों बैलेंस हो गए। ओके, अब ऐसे कंडीशन में अगर हम यहां पे इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और वो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट फोर्स इज इक्वल्स टू F। अब इस फोर्स की वजह से अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ब्लॉक आगे मूव होगा। जब ब्लॉक आगे मूव हो रहा है तो इमेजिन कीजिए कि सरफेस जो भी है ये फ्रिक्शन सरफेस है, तो ड्यू टू द फ्रिक्शन यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट होगा, दैट इज नथिंग बट द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंट बाय F सफिक्स R। जब ब्लॉक आगे जा रहा है तो डेफिनेटली इस ब्लॉक को कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, दिस इज अ वेलोसिटी। इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेट अस इमेजिन दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू x। इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ब्लॉक का कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, दिस इज नथिंग बट द टाइम t। हम सिंपल फिजिक्स का एक यहाँ पे कंसेप्ट स्टडी कर रहे थे, मोशन ऑफ द ब्लॉक ऑन अ रफ सरफेस। ओके, कुछ पैरामीटर्स मैंने जानबूझ के लिए जैसे टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। ओके, लेकिन ये सब जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपको मैं समझाना चाहता हूं कि विच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए, अगर हमें सिर्फ ब्लॉक का मोशन स्टडी करना है ऑन अ रफ सरफेस तो देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर देयर। इन पैरामीटर के साथ हमें डील करना है। नाउ दिस पैरामीटर्स जो भी यहाँ पे आ रहे, मास हो गया, सरफेस एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, सो दिस पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो कौन सी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐसे क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मास। अब उस ब्लॉक का मास कितना है वो तो हम मेजर कर सकते हैं।
क्या वो 1 kg है कि 2 kg है कि 3 kg है, वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। जिस वक्त हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त उस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है वो भी हम मेजर कर सकते हैं। क्या वो 25 डिग्री सेल्सियस है कि 28 डिग्री सेल्सियस है, लाइक दिस वन। सो दिस ऑल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, इनको हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज एन फिजिकल क्वांटिटीज। So these are called as physical quantities. Okay, so out of these physical quantities, इनमें से कुछ physical quantities scalars है, कुछ physical quantities vectors है, कुछ physical quantities tensors है। अब कौन से physical quantities को हम vectors कहेंगे, कौन से physical quantities को हम scalars कहेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं scalars। So scalars are those physical quantities which have only magnitude, which have only magnitude. So ऐसे physical quantities जिनको सिर्फ magnitude है, ऐसे physical quantities को हम scalars कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मास अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम कंसिडर करते हैं, सो दिस मास हैज ओनली मैग्नीट्यूड। उसकी वैल्यू कितना है वही इंपॉर्टेंट है, 1 kg है कि 2 kg है कि 10 kg है, वो उसको डायरेक्शन नहीं होता है मास को। सो मास इज अ वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देयरफॉर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सो दिस इज द सरफेस एरिया। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आता है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया को ओके मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जब हम एरिया को कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या कहीं पे भी, तो एरिया इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पे ये सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड, तो ये जो भी एरिया होगा, सो इसका विड्थ और लेंथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका एरिया निकलेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा? सो डायरेक्शन इज लाइक दिस वन, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। कौन सी डायरेक्शन में है ये हम कभी पूछते हैं? नहीं पूछते। तो टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो कितना अप्लाई कर रहा हूं और उसका डायरेक्शन क्या है? तो फोर्स को डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। उसी तरह टेम्परेचर को सिर्फ यहां पे मैग्नीट्यूड होगा। सो टेम्परेचर इज अ अनदर स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी जो भी होता है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। उसके बाद यहां पे टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये सभी स्केलर क्वांटिटीज है, बिकॉज दिस फिजिकल क्वांटिटीज हैज ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ उनको मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। सो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मास है, ओके। सो उसके बाद वॉल्यूम है, उसके बाद टेम्परेचर है, उसके बाद टाइम है। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ओके। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहेंगे, ओके। सो दिस इज अनदर फिजिकल स्केलर्स। वॉल्यूम जो भी हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, दिस इज नॉट अ वेलोसिटी, दिस इज द वॉल्यूम, ओके। अब हम डिफाइन करते हैं वेक्टर्स को। So those physical quantities, okay, those physical quantities which have magnitude plus direction, those physical quantities which have magnitude as well as direction, such a physical quantities are called as vectors. For example, यहाँ पे एरिया अगर कंसिडर कर रहा हूँ, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। वेट, ओके, यहाँ पे देखिए जो भी वेट है कितना एक्ट हो रहा है, हम इसके बेसिस पे मास इंटू 9.8 इसके बेसिस पे हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसका डायरेक्शन जो भी होता है इट इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो वेट
जो भी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। नॉर्मल जो भी एक्ट हो रहा है इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड, दिस हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किस डायरेक्शन में हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ओके किस डायरेक्शन में हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सो फोर्स इज अ वन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन दिस इज अगेन द वेक्टर क्वांटिटीज। सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Okay, so these physical quantities which have magnitude as well as direction are called as vectors. तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भी हमने वहाँ पे देखा है। सो फर्स्ट वन इज द एरिया, उसके बाद वेट, उसके बाद नॉर्मल, फोर्स, ओके, वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेक्टर्स, क्योंकि इन फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। Okay, so those physical quantities which have magnitude as well as directions are called as an vectors. क्या ये definition सही है? The answer is that this is not a correct definition. क्यों? अगर हम करंट की बात करते हैं, किसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम करंट की बात करते हैं तो जो भी करंट है, this current has a magnitude as well as direction. ओके, तो अकॉर्डिंग टू जो भी हमने अब तक बेसिक डेफिनेशन किया है, क्या वो डेफिनेशन के हिसाब से दिस करंट विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अगर यहाँ पे एक सर्किट है, ओके, एक वायर कंसिडर कराओ, इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखिए, सो करंट कितना फ्लो हो रहा है, हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, वो गया उसका मैग्नीट्यूड। किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फ्लो हो रहा है, हो गया उसका डायरेक्शन। लेकिन यहां पे करंट जो भी है, दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? ओके, इवन दो इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हमारा जो भी बेसिक डेफिनेशन था उसके हिसाब से तो ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था। अब एक्चुअल वेक्टर्स का डेफिनेशन करते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। ओके, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पे सिंपली मैं बता देता हूं। अगर यहां से हम 2 वायर्स लेते हैं, ओके, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द वन वायर, दिस इज द अनदर वायर, और यहां से तीसरा वायर यह गया। सो इस डायरेक्शन में समझो करंट यहां पे 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है और यहां से करंट I2 जो भी है इट इज इक्वल टू 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब दोनों की डायरेक्शंस देखिए, दिस इज अ C टू B, A टू B, दोनों के डायरेक्शंस डिफरेंट है। ओके, B टू D अगर हम देखते हैं तो B टू D जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 3 एम्पियर, सो I3। तो यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 2 वेक्टर्स अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम वेक्टर्स कहते हैं तो उनका रिजल्ट कुछ और आना चाहिए था, इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3। यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा काम कर रहा है। ओके, सो 1 + 2 इज शुड बी इज इक्वल्स टू 3। अगर वेक्टर्स होते, फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया मैंने 10 न्यूटन, ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन। अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा 0 एक्ट हो रहा है उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स। यस, 0 एक्ट हो रहा है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं 10 न्यूटन, ओके, ये होगा एक डायरेक्शन, दूसरा होगा ये डायरेक्शन। अब रिजल्टेंट क्या है इसके ऊपर, 20 न्यूटन एक्ट होगा। द आंसर इज दैट इट इज नॉट अ 20 न्यूटन, ओके, इट इज डिफरेंट वन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा काम करेगा। और वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, 2 वेक्टर्स का एडिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें स्पेशली जब 2 वेक्टर्स का एडिशन हो रहा है तो कौन से डायरेक्शन में वो एक्ट हो रहा है और उन 2 वेक्टर में का एंगल कितना है वो इंपॉर्टेंट होता है। सो सिंपली यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि इवन दो करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड direction, but this current is not a vector quantity because it does not follow the vector algebra. It does not follow the vector algebra. Okay, तो यहाँ पे
करेक्ट डेफिनेशन क्या है वेक्टर्स का? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। ओके, तो ये हो गए दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा थर्ड टाइप का जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, इट इज कॉल्ड एज एन टेंसर। ओके, तो विच टेंसर्स या टेंसर, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हो तो टेंसर कहेंगे हम। अब कौन से फिजिकल क्वांटिटी को हम टेंसर कहेंगे? तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे लेट अस कंसिडर दैट दिस इज वन ऑब्जेक्ट हुज सेंटर ऑफ मास इज दिस वन। यहां पे एक मैं ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूं, उसका सेंटर ऑफ मास ये है। अगर यहां पे इस ब्लॉक को मैं रोटेट करता हूं अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द फर्स्ट एक्सिस, तो इस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जब ये रोटेट होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I1। जब एक्सिस हम ऐसे पास कर रहे हैं, दिस इज द सेकंड एक्सिस, तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दिस इज द I2। अगर मैं एक्सिस ऐसे पास कर रहा हूं, थर्ड एक्सिस, तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस जब ये रोटेट होगा, सो दिस इज द I3। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज वी कैन मेजर इट। ओके, हम मेजर कर सकते हैं, इट इज अ मेजरेबल। तो तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट में से पास हो रहे, सेंटर ऑफ मास में से, लेकिन तीनों एक्सिस का डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में है। क्या यहाँ पे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 है क्या? द आंसर इज दैट नॉट, क्योंकि हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस शुड बी डिफरेंट। ओके, इट इज नॉट ऑलवेज डिफरेंट। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो वो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली इस केस के लिए क्या यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेंगे? द आंसर इज दैट नो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए, दिस इज द वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज बट हिट एज डिफरेंट वैल्यू अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, एक ही ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन पॉइंट जो भी है वो सेम है। तो दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज एन टेंसर्स। टेंसर्स का डेफिनेशन क्या है? टेंसर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have different values in different direction about same point. Tensors are those physical quantities which have different values, okay, in different direction about same point. So यहाँ पे moment of inertia is one of the example of tensor. Second example है radius of gyration. Third example है modulus of elasticity. ओके, सो ये जो भी एग्जांपल्स है, दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन अबाउट द सेम पॉइंट। क्योंकि पॉइंट सेंटर ऑफ मास से सभी एक्सिस पास हो रहे, लेकिन उस ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा, उस ब्लॉक का रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट होगा, उस ब्लॉक का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफरेंट होगा। सो दिस इज अबाउट द टेंसर्स। तो यहाँ पे तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखा है। द फर्स्ट वन इज द स्केलर्स. Scalars are those physical quantities which have only magnitude. Vectors are those physical quantities which have magnitude as well as direction and should follow the vector algebra. Okay, or tensors are those physical quantities which have different values in different direction about the same point. So this is about the classification of physical quantities in terms of scalars, vectors and tensors. तो अब हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है वेक्टर्स के ऊपर। तो वेक्टर्स के टाइप्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। किसी भी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ग्राफिकली, सो ग्राफिकली इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन। सो इसका लेंथ जो भी है, इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और ये जो भी एरो है, दिस इज रिप्रेजेंट द इट्स डायरेक्शन। वेक्टर्स ऐसे भी हो सकता है, देखिए कुछ वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में का मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके, दोनों अगर फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। सो लेंथ ऑफ दैट एरो
ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेंथ ऑफ दैट दिस वन लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर एंड दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन। जब आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो वेक्टर्स जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो फिजिकल क्वांटिटी को हम वहां पे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल फोर्स, और उसके ऊपर एरो दे देंगे, बार दे देंगे। सो दिस बार रिप्रेजेंट दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट। अब इस रिप्रेजेंटेशन में जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड एन हेड, दिस इज कॉल्ड एन टेल, दिस इज कॉल्ड एन टेल। Okay, so this is the tail of the vector, this is the head of the vector. Okay, तो यहाँ पे अब दो वेक्टर में का एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस इमेजिन दैट देयर आर टू वेक्टर्स आर देयर, वेक्टर A and vector B, which are shows like this one. This is the vector A and this is vector B. अब इन दो वेक्टर में का यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो भी एंगल दिया है इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब यहाँ पे दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर A और दूसरा है वेक्टर B। अब यहाँ पे इसमें इतना एंगल दिया है 120 डिग्री। क्या इन दो वेक्टर में का एंगल 120 डिग्री है? द आंसर इज दैट नॉट। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक मेन कंडीशन है कि दोनों के जो भी टेल्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे आना चाहिए। ओके, दो वेक्टर्स का टेल्स एक पॉइंट पे आना चाहिए, तब जाके हम उसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए एक तो हम ए वेक्टर को थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं या बी वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आसान कौन सा होगा वो देखेंगे। हम ए वेक्टर को आगे लेके जाएंगे। सो ए वेक्टर को मैं आगे लेके जाता हूँ लाइक दिस वन। सो दिस इज द ए वेक्टर। ओके, अब ये दो वेक्टर्स देखते हैं आप, दिस वन एंड दिस वन वो रिप्रेजेंट सेम थिंग, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज नहीं किए। लेकिन अब ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों में का एंगल कितना होगा, जब दोनों के टेल मैच हो जाएंगे, ओके, एक ही पॉइंट पे आएंगे, तो उस वक्त जो भी एंगल होगा दिस इज अ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री, उसमें से इतना एंगल कितना है 120 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। तो दिस इज द एंगल, इन दिस वे एंगल वी कैन रिप्रेजेंट। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन अगर होता है, एक और एग्जांपल लेंगे हम। दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी। ओके, अब इन दोनों में एंगल कितना होगा, तो हम इसके लिए इस वेक्टर को यहां पे इमेजिन करेंगे। सो दिस इज द वेक्टर बी। अब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो गए, दोनों में का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है। अगर दो वेक्टर्स ऐसे है कि लाइक दिस वन, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब इन दोनों में एंगल कितना है, तो इसको उठा के हम एक तो यहाँ पे ला सकते हैं या इसको उठा के यहाँ पे लग सकते हैं। हमें दोनों के टेल्स मैच करना है। ओके, एक ही पॉइंट पे लाना है। तो इसको अगर उठा के मैं यहाँ पे लाता हूँ या इसको उठा के यहाँ पे लाता हूँ, दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। सो दोनों के टेल मैच हो गए। अब इन दोनों में एंगल कितना होगा, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इन दिस वे the angle between two vectors can be find out। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक ही कंडीशन है कि दोनों का टेल मैच होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्वल वेक्टर्स। किन दो वेक्टर्स को टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर। सो इक्वल वेक्टर्स, सो कौन से दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, तो आंसर है दोस टू वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसे दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन वेक्टर
vector A, this is the another vector, vector B. So these two vectors are called as an equal vectors. दोनों vectors का magnitude same है, दोनों vectors का direction same है. So these two vectors are called as an equal vector. Okay, क्वेश्चन ये आ गया. तो और एक चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या इक्वल वेक्टर डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, क्या और कुछ कर सकते हैं, या और कुछ मिसिंग है? तो एक चीज मिसिंग है, वो वेक्टर किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर मैं ये फोर्स कंसिडर करता हूं और ये एक्सेलरेशन कंसिडर करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फोर्स कंसिडर कर रहा हूं, इस वेक्टर, ये वेक्टर फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो इस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और डायरेक्शन ये है. इसका बी वेक्टर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, क्या अब ये दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है? द आंसर इज दैट नो. इवन दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, बट बोथ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट. ये जो भी वेक्टर है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर जो भी है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो कौन सा वेक्टर किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है. भले ही ये दो वेक्टर्स यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देयरफॉर दिस टू आर नॉट अ इक्वल वेक्टर्स. तो इक्वल वेक्टर्स के लिए उन दोनों का फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना जरूरी है. ओके, सो F1 10 न्यूटन, F2 10 न्यूटन, दोनों फोर्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज एन इक्वल वेक्टर्स. ओके, ये दो इक्वल वेक्टर हो गए. सेकंड जो भी है, इट्स अ पैरेलल वेक्टर. So which two vectors are called as an parallel vectors? ओके, इक्वली ये कंडीशन हमने दे दिया. ओके, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए. अब पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स है, ओके, नॉट इक्वल. तो पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स इन विच द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स शुड बी इक्वल्स टू 0. एक ही कंडीशन है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स शुड बी इक्वल्स टू 0. ओके, अगर ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द पी वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है दिस इज द क्यू वेक्टर. ओके, क्यू वेक्टर. भले ही ये दोनों वेक्टर्स ओके अलग अलग जगह पे है, भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कम दिख रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो इन दोनों वेक्टर्स में का अगर एंगल फाइंड आउट करते हैं तो डेफिनेटली वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, 0 डिग्री आना चाहिए. भले ही ये वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, लेकिन दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल के वेक्टर्स के लिए एक ही कंडीशन है कि दोनों में का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए. ओके, तो भले ही दोनों का फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट हो, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भले डिफरेंट हो, डायरेक्शन शुड बी सेम. सो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन पैरेलल वेक्टर्स. ओके, उसी तरह दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन पैरेलल वेक्टर्स. दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी. देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. ओके, सो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी रिप्रेजेंट करता है, हमें उससे लेना देना नहीं है. सो दीज आर द टू पैरेलल वेक्टर्स. एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, क्या दो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं क्या? क्या दो पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं क्या? द आंसर इज दैट मे बी, मे नॉट बी. अगर दो पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है दो पैरेलल वेक्टर्स का, तो ऐसे दो पैरेलल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है और सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में दिस पैरेलल वेक्टर्स आर द इक्वल वेक्टर्स. लेकिन ऑलवेज नॉट. क्या दो इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं क्या? द आंसर इज दैट यस. हमेशा दो इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द पैरेलल वेक्टर्स. अब थर्ड चीज हम डिस्कस करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर. सो कौन से दो वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे?
जिनमें का एंगल जो भी होता है 180 डिग्री अगर है, तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं. Okay, so anti-parallel vectors are those vectors in which the angle between the two vectors should be equals to 180 degree. For example, this is the one vector, this is the another vector Q. These two vectors are called as an anti-parallel. So दोनों में का एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. Okay, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ यूनिट वेक्टर. सो किस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी होता है, मैग्नीट्यूड इट शुड बी इक्वल्स टू 1 यूनिट. अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 यूनिट है तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज एन यूनिट वेक्टर. ओके, फॉर एग्जांपल अगर एक फोर्स रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन. सो दिस फोर्स का जो भी वेक्टर है, दिस इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर. उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल्स टू 1 यूनिट. अगर वो एक्सेलरेशन है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो 1 मीटर. अगर वो फोर्स है तो 1 न्यूटन. यानी 1 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए. ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहेंगे. ओके, अब यूनिट वेक्टर जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पे देखिए, दिस इज अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. किसी भी वेक्टर का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन होगा. यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट द आई कैप, सॉरी ए कैप. तो उसके सर पे हमें कैप रख देना है. सो दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर. सो ये जो भी वेक्टर है, ओके, सो दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट होगा. सो दिस रिप्रेजेंट ओनली द डायरेक्शन. तो यहां पे ए कैप जो भी होता है, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. यानी किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा. सो दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द यूनिट वेक्टर. ओके, सो हमेशा याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर जो भी होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट. नेक्स्ट, जीरो वेक्टर. सो विच वेक्टर इज कॉल्ड एज एन जीरो वेक्टर? द आंसर इज दैट द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0 है और डायरेक्शन डिफाइन नहीं है. ओके, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड. वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, जब वो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर उस पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन की बात अगर करते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा? 0 होना चाहिए, क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. और वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है. टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है. तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0. अब एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है और वो 0 है. अब देखिए, थोड़ा पार्टिकल जा रहा है. अगर पार्टिकल जाते जाते एक वक्त पे अगर उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है तो एक्सेलरेशन अगर देखते हैं, पार्टिकल डी एक्सेलरेट होगा, ऐसा हम कहेंगे. अगर पार्टिकल जा रहा है और पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गया थोड़ा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होगा? आगे के डायरेक्शन में होगा. अगर पार्टिकल जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कम हो गया तो पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन होगा उसका डायरेक्शन बैकवर्ड में होगा. लेकिन जब पार्टिकल मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में उस पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन होता है इट इज इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 एंड डायरेक्शन जो भी होता है वो डिफाइन नहीं होता है. सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जीरो वेक्टर. अब जीरो वेक्टर हम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बहुत सारे जगह पे जीरो वेक्टर्स हमें यूज करना है. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगा, अगर
जीरो वेक्टर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। और उसका जो भी डायरेक्शन होगा इट इज़ नॉट अ डिफाइन। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें डिफाइन नहीं कर सकते। क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो है। दिस इज अबाउट द जीरो वेक्टर। तो सबसे पहले हमने देखा था इक्वल वेक्टर्स, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स और जीरो वेक्टर्स। नेक्स्ट वन, को लीनियर वेक्टर्स। ओके, कोलीनियर वेक्टर्स। तो किन दो वेक्टर्स को हम कोलीनियर वेक्टर्स कहेंगे? सो टू वेक्टर्स which are acting along the same line, okay? So this is the first vector, this is the second vector, यहाँ पे थर्ड वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सी वेक्टर। अब यहाँ पे तीन वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो तीनों वेक्टर्स जो भी है एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ओके, ये दो वेक्टर्स अगर हम देखेंगे दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स, और इन दो वेक्टर्स को अगर देखेंगे दीज आर द एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे भले ही वो पैरेलल वेक्टर्स हो या एंटी पैरेलल हो, सो दे शुड बी एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोलीनियर वेक्टर्स कहेंगे। ओके, कोलीनियर वेक्टर्स। सो दिस वेक्टर्स आर द कोलीनियर वेक्टर्स क्योंकि वो एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ whether parallel vectors are the collinear vectors? Not always. Whether collinear vectors are always the parallel vectors? Not always. क्योंकि ये दो तो parallel vector है लेकिन ये दो parallel vector नहीं है, या ये दो parallel vector नहीं है। यानी collinear vectors जो भी होंगे वो parallel भी होंगे या anti parallel भी हो सकते हैं। So this is about the collinear vectors. कंडीशन एक ही है कि they should act along the same लाइन ऑफ एक्शन उनका सेम होना चाहिए, वॉट एवर इट्स डायरेक्शन। नेक्स्ट वन, सेवंथ, को प्लेनर वेक्टर। सो कौन से वेक्टर्स को हम को प्लेनर वेक्टर कहेंगे? दो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में है या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में है, दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज को प्लेनर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज द वन वेक्टर, वेक्टर ए, दिस इज द अनदर वेक्टर, वेक्टर बी। क्या ये दो वेक्टर को प्लेनर वेक्टर है? द आंसर इज दैट यस, ये दो वेक्टर्स को प्लेनर वेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्लेन में, दिस इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड, उसी प्लेन में ये दो वेक्टर्स है। अगर मैं तीन वेक्टर्स कंसिडर कर रहा हूं लाइक दिस वन, दिस इज द सी वेक्टर, क्या ये तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है? द आंसर इज दैट यस, ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है। ओके, अब मैं फोर्थ वेक्टर कंसिडर करता हूं लाइक दिस वन। क्या ये चारों वेक्टर्स क्या एक ही प्लेन में है? द आंसर इज दैट नॉट। दिस फोर वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स, बट वेक्टर ए, बी, सी, दिस थ्री वेक्टर्स आर द कोप्लेनर वेक्टर क्योंकि वो एक ही प्लेन में आ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ऐसा है, दिस इज द डी वेक्टर, लेट्स इमेजिन दैट। ओके, तो क्या ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक ही प्लेन में, और ये डी वेक्टर, क्या इस चारों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है क्या? आंसर इज दैट नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ए वेक्टर और डी वेक्टर एक ही प्लेन में है क्या? क्या ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स हो सकते हैं क्या? ए वेक्टर और डी वेक्टर। तो आंसर इज दैट ये दो वेक्टर्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है। कैसे? सो दिस इज द प्लेन। ओके, सो इस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स है, दिस इज द प्लेन, तो इस प्लेन में दोनों वेक्टर्स है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कोई भी दो वेक्टर्स आप कंसिडर करते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। ओके, सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट द कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहां पे नेक्स्ट जो भी हमें डिस्कस करना है वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। So which two vectors are called as an orthogonal vectors? So orthogonal vectors are those vectors, the angle between these two vectors should be equals to 90 degree. So this is the one vector, this is the another vector, B vector.
सो दिस टू वेक्टर्स, इनमें अगर 90 डिग्री इतना एंगल है दो वेक्टर में, सो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल वेक्टर. ओके, सो दीज आर द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. तो अगर दो वेक्टर्स, किन्हीं भी दो वेक्टर्स में का अगर एंगल 90 डिग्री है, सो दिस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, दिस इज द वन वेक्टर, दिस इज वेक्टर P, दिस इज द अनदर वेक्टर, दिस इज वेक्टर Q. अगर दोनों में का एंगल अगर 90 डिग्री है तो डेफिनेटली दिस टू आर कॉल्ड एज एन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. नेक्स्ट वन, ओके, सो दिस वन इज द 8th, दिस वन इज द 9th. अब यहां पे एक्सियल वेक्टर्स, तो विच वेक्टर इज कॉल्ड एज एन एक्सियल वेक्टर. यहां पे दो टाइप के वेक्टर्स आएंगे, एक पोलर वेक्टर, दूसरा एक्सियल वेक्टर. सो एक्सियल वेक्टर्स जनरली दे आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस. जब भी रोटेशन मोशन होगा, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर या रोटेशन मोशन हो रहा है, तो उसमें हमने देखा था कि जो भी एंगुलर वेलोसिटी होता है, इट इज ऑलवेज एक्टिंग इन अलोंग द एक्सिस. जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, सो दिस ऑल आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सच ए वेक्टर्स, ओके, सच ए वेक्टर्स आर कॉल्ड एज एन एक्सियल वेक्टर्स. तो हमने देखा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, उसके बाद हमने देखा एक्सियल वेक्टर्स, जो भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्ट होते हैं, सो दिस आर कॉल्ड एज एन एक्सियल वेक्टर्स. उसी तरह जब अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको रोटेट करने के लिए, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये रोटेट हो रहा है ऐसे. ओके, जब ये रोटेट हो रहा है तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी टॉर्क एक्ट होगा, सो दिस टॉर्क इज अनदर एग्जांपल ऑफ द एक्सियल वेक्टर बिकॉज इट इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. द लास्ट वन इज नथिंग बट द पोलर वेक्टर्स. सो पोलर वेक्टर्स, जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन. सो दीज आर कॉल्ड एज एन पोलर वेक्टर्स. उनका पॉइंट ऑफ जो भी एप्लीकेशन होता है वो हमें पता होता है. यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है. सो दीज आर द एक्सियल वेक्टर्स. और लीनियर मोशन में जितने भी ये यूज़ करेंगे, दिस ऑल आर द पोलर वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस आर कॉल्ड एज एन पोलर वेक्टर्स. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा था पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, उसके बाद यूनिट वेक्टर्स, जीरो वेक्टर, उसके बाद को लीनियर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल, एक्सियल एंड पोलर. सो इतने टाइप के वेक्टर्स है. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर्स का बेसिक यहाँ पे समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, यानी वेक्टर अलजेब्रा क्या है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इन 3 डायमेंशन, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.